नमस्कार मित्रों। शासनाधिकारी कचहरी सिद्धपुर और तालुका प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कचेरी द्वारा प्रेरित वर्चुअल क्लासरूम में मैं गीताबेन परमार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्र, आपको है हमारे देश में विविधता में एकता है, तो ये विविधता में एकता बताती हुई एक इकाई हिंद देश के निवासी इकाई 5, इसका आज हम अभ्यास करेंगे। सब छात्र मित्र आपके पास कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक होगी तो वो लेकर बैठे और एक नोटबुक और पेन भी साथ में लेके बैठे। सब अपनी पाठ्य पुस्तक खोले और उसमें इकाई 5 निकाले। इस इकाई में हमें बताया गया है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। हमने आपको बताया कि हमारे देश की एक विशेषता ये है कि विविधता में एकता है। इस काव्य में हमें हमारे देश की संस्कृति, प्राकृतिकता और कई सारी उसकी विविधता है, वो विभिन्न विभिन्न दृष्टांतों से हमें समझाया गया है। देखो आप ये काव्य, यहाँ पर 2 चित्र भी दिए गए हैं, ध्यान से देखो चित्र को। हमारा भारत देश का मानचित्र है। दोनों चित्र में हमारे भारत देश का मानचित्र है। इस चित्र में देखो भारत माता है बीच में, आसपास में अलग अलग धर्म के लोग हैं। दूसरे चित्र में देखो यहाँ पर मानचित्र है हमारे भारत देश का, साथ में हमारा तिरंगा भी है और यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं अलग अलग धर्म के, और यहाँ पर अलग अलग धर्म स्थान भी दिखाई दे रहे हैं। देखो आप सब, आपको काव्य सुनना अच्छा लगेगा तो मैं आज आपको ये काव्य गा के सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है।
सबकी, मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी, सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा, चाहे अनेक है। कैसा लगा गाना? आपको अच्छा लगा ना? इकाई का नाम देखो पहले आप, हिंद देश के निवासी। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम ये जो इकाई है इसके अंदर क्या बताया गया है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो हम देखते हैं हमारी इस इकाई का नाम देखो, हिंद देश के निवासी। इसमें आप देखो, देश का मतलब तो आप जानते हो, निवासी यानी के निवास करने वाला, रहने वाला। यहाँ पर एक शब्द है हिंद। आप सबको ये शब्द सुनकर कैसा लगता है? हिंद देश के निवासी यानी कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाता है कि हिंद देश यानी हमारे देश की बात की है, हमारे भारत देश की बात की है। छात्र मित्र, आप सबको पता है, आप जानते हैं कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिसके 3 नाम हैं और ये तीनों नाम आप सब जानते हैं। पहला तो है भारत, दूसरा है इंडिया और तीसरा है हिंदुस्तान। मैं आज आपको इन तीनों, हमारे देश के ये 3 नाम है तो इन तीनों से जुड़ी कुछ बातें बताती हूँ। हमारे देश का नाम भारत है, पहला नाम। तो भारत तो हमारे देश का नाम क्यों पड़ा, क्यों रखा गया, तो इसके बारे में कई सारी बहुत सारे विचार है। जैसे कि कई लोग ऐसा कहते हैं, कई ग्रंथों में भी ऐसा बताया गया है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी बताया गया है कि भारत नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट था, बहुत शक्तिशाली था, चारों दिशाओं पर उसने विजय हासिल की थी, इसलिए उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कई संदर्भ ऐसा भी बताते हैं कि ये जो दुष्यंत है और शकुंतला है उसके पुत्र का नाम भारत था, उसके नाम पर से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन प्राचीन काल में हमारे देश का नाम भारत था। दूसरा नाम देखो, इंडिया। तो ये इंडिया नाम कैसे पड़ा? आपको तुरंत ही मगज में ये ख्याल आ जाएगा कि ये शायद जो विदेशी लोग हमारे देश में आए थे उन्होंने ये नाम दिया होगा। तो सही है आप, क्योंकि हमारे देश के, भारत देश के उत्तरी भाग में सिंधु नदी स्थित है। तो ये बहुत प्राचीन काल के समय की नदी है और ऐसा कहा जाता है, इतिहास ऐसा बताता है कि ये जो सिंधु नदी है उसके किनारे पर सारी संस्कृति का विचार विस्तार हुआ था। सारी संस्कृति है उस पर पली बड़ी थी, सिंधु नदी के तट पर। तो ये जो सिंधु नदी है उसका नाम एक था इंडस वैली। क्या नाम था? इंडस वैली। तो ये जो विदेशी लोग हमारे देश में, पहले हमारा देश प्राचीन काल और मध्यकाल में हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता था। तो सभी विदेशी लोग यहाँ व्यापार के अर्थ से आते जाते रहते थे। तो वो आते जाते रहते थे तो वो सिंधु का जो प्राचीन नाम है इंडस वैली, उसके नाम पर से उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया, इंडिया नाम से पुकारने लगे। और तीसरा नाम है हिंदुस्तान यानी कि हिंद। तो ये हमारे जो महासागर है हमारे, उनमें से हिंद महासागर का नाम आपने सुना होगा, सामाजिक विज्ञान में आप पढ़ते होंगे। तो वो हिंद महासागर के नाम पर से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। कई मान्यताएं ऐसी है कि, और इतिहास भी ऐसा बताता है कि ये जो विदेशी लोग
आते थे हमारे भारत में व्यापार के अर्थ से, तो वो हिंद महासागर को पार करके हमारे देश में आते थे। तो हिंद महासागर से ही उनका आना जाना रहता था। और आप सब जानते हैं कि भारत में आने का रास्ता वास्को दी गामा ने खोजा था। हिंद महासागर से भारत पहुंचना है, पहुंचते थे सब, इसलिए वो जल मार्ग से सभी भारत में आते थे और ऐसे आना जाना रहता था। उस दौरान सब लोग, फिर सब विदेशी लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान ऐसा पुकारने लगे। और इसमें भी हमारी सिंधु नदी आती है, क्योंकि सिंधु ऐसा बोलना वो जो विदेशी लोग थे उनको मुश्किल ही होती थी सिंधु बोलने में, इसलिए वो सब ने सिंधु का हिंदू कर दिया और हिंदुस्तान ऐसा नाम हमारा पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर है हमारे देश में, अलेक्जेंडर वैज्ञानिक है, वो हमारे देश में आए तो उन्होंने हिंदू में से एच को निकाल दिया और आई लगा दिया और हिंदू बन गया, हिंदुस्तान ऐसे हमारा नाम पड़ा। तो ये सब तो बातें हैं हमारे देश के नाम कैसे पड़े। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिसके 3 नाम है। किसी और देश के ऐसे 3 नाम नहीं होंगे, देखना आप सब। हमारे देश के 3 नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। और ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पर हिंद देश के निवासी ऐसा लिखा है, भारत देश के निवासी नहीं लिखा, इंडिया देश के निवासी नहीं लिखा, हिंद देश के निवासी लिखा है। और सभी लिखा होता तो भी हम समझ गए होते कि हमारे देश की बात इसमें की गई है। तो हिंद देश के निवासी यानी कि हमारे हिंद देश, भारत देश, इंडिया देश के निवासी यानी कि उसमें रहने वाले लोग की प्रकृति कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उन वो सब हमारे देश में सब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी वो कैसे मिलजुल के एकता से रहते हैं, वो संदेश इस कविता में दिया गया है। कविता में देखो, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी कि हमारे भारत के रहने वाले सभी लोग एक है, भले ही उनका रंग रूप वेश भाषा सब अलग हो, लेकिन वो कैसे है, एक ही है, एकता उनमें जुड़ी हुई है। यहाँ चित्र दिया गया है, देखो भारत का मानचित्र दिया गया है, उसमें भी देखो आप सब लोग एकता से रहते हैं हमारे देश में। यहाँ पर देखो आप, यहाँ जो अलग अलग राज्य दिए गए हैं, राजस्थान, पंजाब, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कश्मीर, गुजरात, बंगाल, सभी देश देखो, सभी देश के रहने वाले जो लोग हैं उन सबका पहनावा देखो आप, अलग अलग है ना। देखो राजस्थानी लोगों का पहनावा कैसा है, पंजाबियों का कैसा है, मणिपुर वालों का पहनावा कैसा है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको। इसी तरह सभी राज्य के लोगों की भाषा भी अलग अलग है। देखो राजस्थान वाले कौन सी भाषा बोलते हैं, राजस्थानी। महाराष्ट्र वाले कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी। गुजरात में हमारे गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। इसी तरह सभी प्रदेशों में अलग अलग भाषा सबकी है, सबका रंग रूप ये सब भी अलग है। देखो आप सबको यहाँ पे चित्र में देखने को मिलेगा, ये सब होने के बावजूद भी हमारे देश के सभी लोग कैसे हैं, एक है, एकता से रहते हैं। इसी तरह देखो आगे, बेला
गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली ये सब फूलों के नाम है। फूलों को आपने देखा होगा, पहचानते होंगे। बेला, गुलाबी, ये सब फूलों के अलग अलग प्रकार है। तो ये सब फूल है। यहाँ पे देखो, ये बेला है, ये गुलाब है, जूही, चंपा, चमेली सब प्रकार के फूल है। और इन सब फूलों को मिलाकर माली क्या करता है, माला बनाता है। और इन सब फूलों को मिलाकर जो माला बनती है वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। देखो आप, सुंदर लगती है ना। सभी फूल इसमें जुड़ गए, एक हो गए और माला माला को सुंदर बनाया। और इसी माला का हम क्या करते हैं, हम इसको भगवान को अर्पण करते हैं, ईश्वर को अर्पण करते हैं। इसका स्थान कितना ऊंचा हो जाता है। आप देखो, सब फूल अलग थे तब उनका स्थान कहाँ पर था, और जब वो माला बनी तो उसका स्थान कितना ऊंचा हो गया, देखा ना। तो ये अलग अलग फूल जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल को तो आपने देखा होगा, ये पक्षियों के नाम है सब। कोयल को तो आपने देखा होगा, वो जो खेतों में आपको सुनाई दे रहा होगा, आपके आसपास भी कहीं सुनाई दे रहा होगा कूक कूक ऐसी आवाज। तो आप सब पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कहीं पे कोयल होगी। कोयल जैसा रंग होता है उसका, काली होती है। पपीहा, पपीहा एक पक्षी है, वो भी बहुत अच्छा गाता है। और बुलबुल, बुलबुल भी एक पक्षी है, देखते हैं हम वो। देखो, ये कोयल है, बैठिए ना, कैसे गा रही है, देखो, देखा कैसे गाती है कोयल। काली है, देखो, उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, सुने तो सुनते ही रह जाते हैं। कोई अच्छा गाता है तो हम नहीं कहते हैं कि कोयल जैसी आवाज है इसकी। लता मंगेशकर को हम भारत की कोयल कहते हैं, क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। और ये है पपीहा, देखो, कहीं पर दिखने को मिले आपको तो ये चित्र के आधार पर आप उसको पहचान सकते हैं कि ये पपीहा है। और ये है बुलबुल। ये तीनों का राग बहुत अच्छा होता है, और ये तीनों जब गाती है तब एक ही सुर में गाती है। उनका राग एक ही मिल जाता है। हम वो सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, उनका राग एक हो जाते हैं, एक हो जाता है। कोयल की कूक न्यारी, कोयल की कूक आवाज बहुत न्यारी है, और पपीहे की टेर भी बहुत प्यारी है। और जब बुलबुल गाती है तराना, यानी कि गाना गाती है बुलबुल, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। और वो तीनों का राग, भले ही वो सबकी आवाज एक जैसी तो नहीं होती, लेकिन अलग अलग आवाज होते हुए भी जब वो एक साथ मिलकर गाती है तो बहुत अच्छा लगता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये सब हमारी नदियों के नाम है। हमारे देश में हमारा देश ये एक ऐसा देश है कि यहाँ पे नदियों को माता के नाम से पुकारा जाता है। नदी को पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ भी की जाती है नदियों की। तो यहाँ देखो,
गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब हमारे भारत देश की नदियों के बारे में बात की है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये गंगा है, बहुत पवित्र नदी है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति है उसके जो बुरे कर्म है वो इस नदी में स्नान करने के बाद सब धुल जाते हैं और आदमी मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसके बाजू में ये यमुना नदी है, देखो ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहुत लंबी, सबसे लंबी नदी है। इसको तूफानी नदी भी कहते हैं। क्यों तूफानी नदी कहते हैं? क्योंकि उसका जो जल का प्रवाह है बहुत तेज होता है, इसलिए इसको तूफानी नदी भी कहते हैं। ये कृष्णा नदी है, देखो, और ये कावेरी नदी है। सभी नदियां देखने में कितनी सुंदर लगती है, देखो अच्छा लगता है ना, जैसे कि देखते ही रहे। ये तो पिक्चर है, लेकिन रियल में अगर हम इसे देखे तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत मजा आता है ऐसे प्राकृतिक दृश्य देखने में। तो ये सब नदियां है, अलग अलग दिशाओं में से बहती है, सबका उद्भव स्थान भी अलग अलग है। एक ही जगह से तो नहीं बहती, सबका अलग अलग उद्भव स्थान है। फिर भी ये सब कहाँ पर मिलती है? देखो ये सब नदियां जाके सागर, जाके मिल गई, सागर में हुई सब एक है। ये सभी नदियां जाके सागर में मिलती है और वहां पर एक हो जाती है। देखो ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां बहती है और बहती बहती कहाँ पर जाती है? सागर में। और यहाँ सब मिल जाती है। उनमें से, इसमें से कोई पहचान सकता है अब ये कौन सी नदी का पानी है, ये कौन सी नदी का पानी है? पहचान सकते हैं हम? नहीं पहचान सकते, क्योंकि सागर में जाकर तो वो सब एक हो जाती है और इसमें से हम नहीं पहचान सकते कि ये कौन सी नदी का पानी है। ये एक हो जाती है। आगे देखो, आगे क्या बताया गया है? धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म यानी कि हम जो जिसमें मानते हैं, जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है, जो जिनमें मानता है वो। पंथ है निराले, सबके पंथ कैसे है? अनूठे है, अलग अलग है। सभी धर्म की मान्यताएं अलग होती है, उनके विधियां, रीत सब अलग होती है, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही होती है। सभी धर्म के लोगों की आखिरी मंजिल क्या होती है? अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, एकता, ये सब सबकी मंजिल है। सब शांति से मिलजुल के रहना चाहते हैं, यही पाना चाहते हैं सब लोग, भले चाहे जो भी धर्म वो जो भी धर्म का पालन करे। यहाँ पर ये जो मानचित्र दिया गया है, देखा आपने पाठ्य पुस्तक में, इस इकाई में? देखो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ जो मंदिर बताया गया है, मस्जिद बताया गया है, सभी धर्मों के पूजा स्थान बताए गए हैं और सभी धर्म के लोग भी बताए गए हैं। देखो कैसे एक रहते हैं ना। तो धर्म तो हम चाहे जो भी पाले, लेकिन हमारे सबकी भावना एक होनी चाहिए। देश में शांति बनी रहे, ऐसी हम सबकी भावना होनी चाहिए। सब प्रेम से रहे, मिलजुल के रहे, ऐसी हमारे सबकी भावना होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस चित्र में देखो, देखा आपने सभी धर्म के लोग, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, जैन है, पारसी है, ख्रिस्ती है, सभी धर्मों के लोग हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको? और वो अपने धर्म स्थानों के बाजू में ही खड़े ऐसे दिखते हैं, देखो सबके बाजू में धर्म स्थान है खुद के। यहाँ पे हमारी भारत माता है। यहाँ पे देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों कैसे
देश दोनों में कैसा भाईचारा दिखता है, कैसा कैसे प्रेम से मिलते हैं। देखो ऐसे ही मिलजुल के सबको रहना चाहिए, प्रेम से, एकता से। अगर हम सब एक रहे तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एकता में बहुत बल होता है। देखो यहाँ पे सभी धर्म के धर्म चिन्ह है, ये सभी धर्मों के धर्म चिन्ह है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सबके और सभी धर्म के लोगों को देखो आप कैसे एक साथ एक दूसरे से जुड़े हैं ना। इसी तरह हमें भी इसी तरह चलना चाहिए, सबको मिलजुल के, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, सबको मिलजुल कर इसका सामना करना चाहिए। खुशियां हो तो भी मिलजुल कर सबको बांटनी चाहिए, और कोई मुश्किल हो तो भी सबको मिलजुल कर उसका हल निकालना चाहिए। अगर हम सब अलग अलग रहेंगे और लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई मुसीबत का हल हम नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें सबको एक रहकर काम करना चाहिए, एकता से जुड़े रहना चाहिए। इस इकाई में हमें यही समझ दी गई है अलग अलग दृष्टांतों से। देखो जैसे कि सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी फूल, सभी पक्षी, सभी नदियां, सभी धर्म, सबके दृष्टांत देखकर हमें क्या समझाया गया है कि हमें हमें हम सबको एकता से रहना चाहिए। और इसमें यही बताया गया है कि हमारा देश ऐसा ही है, हमारा देश एकता से जुड़ा हुआ है। भले चाहे हमारे देश की अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में रहते हो, अलग अलग वेशभूषा के, भाषा के लोग रहते हो, जो भी रहते हो, लेकिन सब में एकता बनी दिखती है हमें। इस काव्य को देखते हुए, इस कविता को देखते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे सब में एकता के दर्शन होते हैं। तो इस इकाई के द्वारा, इस काव्य के द्वारा बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि हमारे देश में ऐसी एकता है और आगे भी ऐसी एकता बनी रहे, और हम सब साथ में मिलजुल कर जो भी परिस्थिति आए, खुशियां आए या मुसीबतें आए, जो भी आए, तो सब मिलजुल कर उसका सामना करें, लड़ाई झगड़ा न करें, प्रेम से रहे। ऐसा संदेश इस कविता से हमें मिलता है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। देखो कुक यानी कि कोयल की आवाज, पपीहा यानी कि हमने आगे देखा, पपीहा एक पक्षी का नाम है। टेर यानी कि पपीहे की जो आवाज है, उसकी जो पुकार है, उसको टेर कहते हैं। तराना यानी कि गीत, पंथ यानी कि रास्ता, निराला यानी कि अनूठा, और मंजिल यानी कि ध्येय, हमारा ध्येय क्या है, गोल क्या है। विद्यार्थी मित्र यहाँ आगे देखो आप, यहाँ पे अभ्यास दिया गया है। अभ्यास देखो, पहला प्रश्न है, उसमें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी पहला प्रश्न है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि विविधता में एकता है हमारे देश में। आपने देखा इकाई में, काव्य में आपने देखा कि कितनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी हमारे देश में कैसी एकता है, देखा ना। दूसरा प्रश्न है, सभी नदियां कब एक होती है। सभी नदियां देखी हमने, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां एक कब होती है। तो ये सभी नदियां तब एक होती है जब वो बहती बहती सागर में जाती है, तब वो सब नदियां एक हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है। सभी धर्मों का सार क्या है। सार यानी कि हेतु क्या है सभी धर्मों का। तो सभी धर्मों का एक ही हेतु है, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया। ये सब सभी धर्मों का
सार है। शांति, सभी धर्म यही चाहते हैं कि सभी जगह पर शांति बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, प्रेम से रहे, कोई किसी पर जुल्म ना करे। ये सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है कि सब एक मिलजुल कर एक रहे, प्रेम से रहे। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ फूल की पंखुड़ियां दी गई है, हर एक पंखुड़ी पे एक शब्द लिखा है। देखो, ये एक पंखुड़ी है, ये दूसरी पंखुड़ी है और ये तीसरी पंखुड़ी है। इस पंखुड़ी में अलग अलग शब्द लिखे, कौन से? एक भारत, निवासी, देश, है, हम, के, ये अलग अलग शब्द है। लेकिन आपको क्या करना है, ये सब शब्दों को मिलाकर, यहाँ भी एकता दिखती है। देखो आप, हमने जो काव्य में पढ़ा ना, वैसा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। देखो, ये अलग अलग है, लेकिन हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और सबको मिला के एक वाक्य बनाना है। एक होते हैं तो एक सुंदर वाक्य। अभी ये शब्द है और उनका एक अलग ही मतलब है, लेकिन ये शब्द जब मिल जाएंगे तो उसका अर्थ अलग ही होगा। देखो, भारत यानी कि देश, निवासी यानी कि रहने वाला, भारत हमारे देश का नाम है, देश यानी कि कोई प्रांत, हम, के, इनका एक ही मतलब होता है, लेकिन मिल जाए तो उसका अलग मतलब होता है। कौन बनाएगा? चलो ये शब्द मिला के एक वाक्य, ध्यान से देखो, सभी शब्दों को मिला के एक वाक्य बनाना है। बना दिया? अच्छा, चलो देखते हैं। हम, पहले हम शब्द लेंगे। हम भारत, तीसरा शब्द देश, के निवासी है। क्या वाक्य बना? हम भारत देश के निवासी है। चलो अब दूसरी पंखुड़ी में, यहाँ पे भी शब्द है। देखो, मधुर, बीच में मधुर है, पास में कोयल, आवाज, होती, की, है। कौन बनाएगा सबसे पहले, बोलो? ये सब शब्दों को मिलाकर एक वाक्य कौन बनाएगा? ओके, बहुत खूब, बन गया ना। चलो देखते हैं। कोयल, पहले हमने क्या लिया? कोयल की आवाज मधुर होती है। अब तीसरी पंखुड़ी में देखते हैं, बीच में रहना, आसपास, तरह, हंसते, की, चाहिए, फूलों। अब तो आपको वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं होगी कोई। बना दिया ना? चलो देखते हैं। पहला शब्द कौन सा लेंगे हम? फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। बन गया ना? आप सबको ये सब अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। बाद में ये जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो होमवर्क में ये आपको सब नोटबुक में लिखना है। प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं, ये वाक्य भी बनाने हैं। अब देखो आगे, ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। गोला यानी कि एक गोल आकार का है। देखो, ये गोल गोल दिख रहा है, इसलिए इसको गोला बोलते हैं। इसमें कई सारे शब्द है। देखो, रिनल है, सोहन है, मेगा है, हरेश है, पढ़ रही, खेल रहा है। कितने सारे शब्द है, लेकिन ये शब्द को अकेले अकेले क्या करेंगे, लेकिन ये शब्द मिलकर कुछ वाक्य बनाए, तब उसका कोई
अर्थ निकलेगा। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, देखो, सोहन पढ़ रहा है। यहाँ पे सोहन कहाँ है, ये रहा, सोहन पढ़ रहा है। इसी तरह हमें और वाक्य भी बनाने हैं। तो आप सब अपनी नोटबुक में ये गोले में से शब्द चुनकर वाक्य बना देना और अपनी नोटबुक में लिख देना। इसके आगे देखो, प्रश्न नंबर 3, उसमें क्या बताया गया है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। विद्यार्थी मित्रों, आपको जब आपकी परीक्षा होती है तब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो भावार्थ समझाना मतलब कि आप इनमें से आप क्या इस काव्य पंक्ति के ये जो हिस्सा है इसमें से आप क्या समझे, क्या समझने को मिला आपको, वो आपको लिखना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमने आपको पूरा काव्य विस्तार से समझाया है, हर एक लाइन को हमने समझाया है, आपने ध्यान से सुना भी होगा। फिर से देखते हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी कि इस काव्य पंक्ति में हमें समझाया गया है कि हमारा भारत देश है, हिंद देश है, उसमें रहने वाले सभी लोग, जन यानी कि लोग, सभी लोग एक है। उनके रंग रूप, उनका पहनावा, उनकी भाषा, उनकी बोली, सब कुछ अलग अलग है। वो सब अलग होने के बावजूद भी हमारे देश के ये सब लोग है, वो कैसे है, एक है। उनमें कोई बाहरी तौर से देखें तो विविधता बहुत सारी है, लेकिन फिर भी हमारे देश के सभी लोगों में कोई विविधता नहीं है, सब कैसे है, एक है। इस तरह आपको ये जो है पंक्ति उसको समझाना है, उसका भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास खत्म होता है मित्रों। और आगे देखो, यहाँ पे नहीं, अभी चौथा प्रश्न बाकी है। चौथा प्रश्न देखो, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखे। इसमें आपको बहुत मजा आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे ध्यान रखो, सब लोग पढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ो और समझो। औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः यानी कि क्रम से आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। क्रमशः यानी कि आदमी, तो इसके क्रम में क्या, औरत, इसके क्रम में क्या आएगा, आदमी। लड़की, इसके क्रम में क्या आएगा, लड़का। वो शब्द बदल के हमको ये पैराग्राफ पढ़ना है, लेकिन पहले तो हम एक जैसी स्थिति में है ऐसी स्थिति में इसको पढ़ते हैं। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी और औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है। लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी। देखा आपने, मोटी सी औरत के पीछे लड़की जाती थी और औरत ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है, तो लड़की ने क्या बताया कि मैं तो छाव के नीचे, यानी कि वो मोटी औरत थी तो उसकी जो छाव है वो बहुत बड़ी होगी ना, तो वो छाव में वो चली जा रही थी। यहाँ पे हास्य दिखाई देने को मिलेगा आपको। चलो, अब हम क्रमशः औरत और लड़की के स्थान पर आदमी और लड़का रखकर देखते हैं। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घुरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। देखा आपने, कितना मजा आया। ये शब्द बदल कर पढ़ने में भी आपको मजा आया ना। तो ये जो अभी हमारी स्कूल तो ऑनलाइन हम पढ़ते हैं, लेकिन
क्लासरूम में नहीं मिलते हैं, तो घर पे आप घर पर रहकर भी आप पढ़ाई करें। ऐसी नई नई प्रवृत्तियां, ये प्रश्न नंबर 4 में देखी ना, तो ऐसी नई नई प्रवृत्तियां बनाओ और अपने आप ही पढ़ो, बहुत मजा आएगा। अब देखो इसका जो स्वाध्याय है वो आपको अपनी नोटबुक में खुद लिखना है। पाठ पूरा होने पर आप ये आपको जब फुर्सत मिले तो ये स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिख देना। यहाँ जो भी स्वाध्याय कार्य दिया जाता है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपकी स्कूल चालू होगी तो आप सब का ये जो चालू होगी या नहीं होगी तो भी आपके जो शिक्षक है उनको आपको ये भेजना है और उनको बताना है। आपका जो गृह कार्य है, आपका जो स्वाध्याय कार्य है, वो आपको आपके शिक्षक को बताना है। तो छात्र मित्र, यहाँ पे हमारा आज की पढ़ाई पूरी होती है। फिर मिलेंगे नई इकाई के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।